हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र चांगल गोल स्टडी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शायद अधिकतर लोग आप मुझे जानते होंगे। मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आज इस प्रतियोगिता युग में इस विज्ञान विषय ने अपना एक अलग वर्चस्व बना लिया है और इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं। विशेष तौर से आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा समस्या में रहते हैं कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री हमें नहीं आती है, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, आसानी से आप लोगों को लेना है। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, सामान्य विज्ञान और विज्ञान विषय में क्या है। एक वर्ड लिखा मैंने विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, और एक मैंने लिखा सामान्य विज्ञान। विज्ञान पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, जबकि सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें इसके अंतर्गत रहती हैं। आप कोई भी भर्ती आने से पहले सिलेबस पर हम गौर करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस पर एक वर्ड लिखा मिलता है, सामान्य विज्ञान या दैनिक विज्ञान। सामान्य विज्ञान या दैनिक विज्ञान का मतलब है अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली विज्ञान, यानी डेली लाइफ में यूज आने वाली जो विज्ञान है वो आप लोगों के सिलेबस के अंतर्गत है। इसके 3 पार्ट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर आप लोगों को होगा प्रकाश अर्थात लाइट। देखो, भौतिक विज्ञान का हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रकाश। ज्यादातर विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से, इसलिए हम इंग्लिश बहुत कम यूज करेंगे। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में आसानी अर्थात सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में क्या होती है? सहायक होती है। मान लो अगर मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं, मान लो मैं अगर आपके सामने यहां खड़ा हूं और यहां से प्रकाश आ रहा है, मेरी बॉडी से टकरा रहा है और आपकी आंखों के अंतर्गत रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को आसानी से देख रहा हूं या आप लोग मुझे आसानी से क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो प्रकाश क्या है? किसी वस्तु से परावर्तित होकर आंखों पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण हम आसानी से देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। अब हम कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखते हुए हम सीधा इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सीधा वहीं लेकर चलेंगे। मतलब कि अपन बे जो चीजें कंपटीशन लेवल से दूर है उन पर हम लोग बिल्कुल प्रकाश नहीं डालेंगे। देखिए, प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम पॉइंट बनाकर पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, ज्यादातर प्रश्न प्रकाश की चाल से, जैसे रेलवे है, प्रीट है, पटवारी है, कांस्टेबल है, इन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? इनको रटते हैं। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। आप देखिए 10 मिनट बाद में प्रकाश की चाल को लेकर आपको कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? रोवर। अब देखिए, अब बात करते हैं, मैं इस पृथ्वी पर खड़ा हूं और इस पृथ्वी पर जितनी भी मुझे वस्तुएं दिखाई देती है वो वस्तु मात्र 3 अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। यानी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो हम बात करते हैं कि 3 जो अवस्था होती है और इन 3 अवस्थाओं के अंतर्गत मान लो लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? ठोस है। पानी है, तेल है, ये क्या है? द्रव है। हवा है, ये क्या है? गैस है। तो अपने सामने जितनी भी वस्तु है वो कितनी अवस्था में? 3। तो प्रकाश भी चलेगा तो इन 3 अवस्थाओं में या 3 ही वस्तुओं के अंतर्गत चलेगा। तो बात आज पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वास्तव में प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है और किस में न्यूनतम होती है। मान लेते हैं जहां मैं इस ब्रह्मांड में खड़ा हूं, मेरे सामने 3 प्रकार की वस्तुएं मौजूद है। एक वस्तु ठोस है। ठोस जो होता है, जैसे मान लो पेन है, ये बिल्कुल ठोस है और ठोस के अंतर्गत पदार्थ के कण यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक है, इसी कारण इस पदार्थ को दबाना मेरे लिए क्या होता है? कठिनता होती है, क्योंकि इसमें कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं। दूसरा जो पदार्थ के बारे में बात करते हैं, दूसरा जो होता है वो लिक्विड होता है, यानी द्रव। द्रव के अंतर्गत पदार्थ के कण क्या होते हैं? इस ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, यानी ठोस की तुलना में थोड़े क्या होते हैं? दूर होते हैं। ये दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं, द्रव। तीसरी जो अवस्था होती है वो गैस। गैस में जो पार्टिकल्स या कण होते हैं वो इनकी तुलना में थोड़े और क्या होते हैं? दूर होते हैं। इनकी तुलना में थोड़े और क्या होते हैं? दूर होते हैं। और चौथी की बात करते हैं, चौथी अवस्था नहीं है लेकिन हम वर्ड ले लेते हैं, निर्वात। यानी कहने का मतलब जब ठोस, द्रव और गैस तीनों नहीं है वो निर्वात, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और वैक्यूम।
यानी निर्वात जिसमें ना ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, जहां कोई भी मौजूद नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम अर्थात निर्वात कहते हैं। अब भाइयों अपन को यह समझना है कि प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होती है और किसमें न्यूनतम होती है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं इस प्रकाश के अंतर्गत में यहां से एक लाइट या प्रकाश की किरण डालता हूं, अगर मैं यहां से प्रकाश को प्रवेश करवाता हूं और यदि यहां से प्रकाश को प्रवेश करवाता हूं और यदि यहां से प्रकाश को प्रवेश करवाता हूं, तो आप लोग देखिए इसमें इतने सारे पार्टिकल्स या कण को, यानी पहले इस कण के पास आएगा, ये गर्म होगा, फिर ये हीट होगा, ऐसे करते करते बाद में प्रकाश यहां से निकलेगा। दूसरी अवस्था की यहां बात करें तो यहां भी पार्टिकल्स के कण थोड़े दूर दूर हैं, तो यहां भी उसको पहले ये कण गर्म होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर प्रकाश यहां से बाहर होगा। अगर यहां से बात करें तो यहां पार्टिकल्स और कम है तो प्रकाश और चलेगा। यहां किसी भी प्रकार का कोई रुकावट या बाधा नहीं है तो प्रकाश तीव्र गति से क्या करेगा? बाहर आएगा। तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि इन चारों में किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो इसमें कण भी क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, तो इसमें प्रकाश को निकलने में थोड़ा समय निकलेगा। इसमें भी थोड़े दूर दूर है तो और कम समय निकलेगा, और कम टाइम होगा, और यहां बहुत कम टाइम होगा। तो हम एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि अगर इनमें देखें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात के बाद देखें तो दूसरा क्या होता है? गैस। गैस के बाद देखें तो तीसरा क्या होता है? द्रव। और द्रव के बाद चौथा देखें तो क्या हो सकता है? ठोस। यानी ये कंसेप्ट बन गया, अपन को रटने की कोई जरूरत नहीं है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है निर्वात में, क्योंकि वह कोई पार्टिकल्स या कण नहीं होता है। दूसरा चाल होती है गैस में, वह पार्टिकल्स या कण थोड़े और होते हैं। तीसरा होता है द्रव में, और चौथी होती है ठोस में। यानी सबसे अधिकतम चाल निर्वात में और सबसे कम किसके अंतर्गत है भैया? ठोस के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं कितनी कितनी इसमें चाल। तो देखो कुछ वैल्यू लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। ज्यादातर निर्वात की चाल पूछी जाती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी सबसे अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में। और निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा बात करते हैं हम लोग पानी। तो पानी तो देखिए, पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल आप लोगों के सामने। अगर हम ऑयल की बात करें या तारपीन की तेल की बात करें, तो तारपीन का जो तेल होता है, उस तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.06 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम कोई ठोस प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मान लो कांच की बात कर रहा हूं, अगर हम कांच की बात करें तो कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे नाइलॉन की बात करते हैं, तो नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो एक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है, यानी अपन को ये चालें रटनी नहीं है, एक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है। देखो सबसे अधिकतम चाल किसमें होती है? निर्वात में। इसका मतलब प्रकाश की चाल इससे अधिक तो दुनिया में किसी में हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि निर्वात को अपन की याद है, बात आई ठोस, द्रव और गैस की। अब देखो पानी क्या है? पानी में 2.25। तेल क्या है? लिक्विड है, 2.06। कांच क्या है? सॉलिड है, 2 से नीचे। नाइलॉन क्या है? सॉलिड है, 2 से नीचे। यानी एक वैल्यू देखें तो 3 से 2 के मध्य में ज्यादातर, यानी 2.5 के आसपास जो चालें हैं वो लिक्विड का अंतर्गत है, और 1-2 या 1-2 से बिल्कुल नीचे वाली जो चालें हैं वो किसमें हो जाएगी? ठोस पदार्थों के अंतर्गत हो जाएगी। तो अपन ऑप्शन देकर आसानी से हल कर सकते हैं। ये कुछ चैप्टर होने के बाद मैं आप लोगों को एक बार फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करूंगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया प्रकाश की चाल को लेकर। अब देखो प्रकाश की चाल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हम लोग वापस इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी अपन एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। देखो ये था नंबर 1 प्रकाश की चाल। क्योंकि आज जो कंपटीशन युग है, इस कंपटीशन युग में प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल गई है। ठीक है ना, तो आप लोग धैर्य रहे। ये प्रकाश कम से कम 10 से लेकर 12-13 घंटों तक चलने वाला है, और उसके बाद चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरपीसी का हो, चाहे चेन बोर्ड का हो, उससे आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दूसरा फॉर्मेट आज हम बना रहे हैं, पहला प्रकाश की चाल को लेकर था, दूसरा फॉर्मेट हम बना रहे हैं प्रकाश के स्पेक्ट्रम को लेकर। प्रकाश के स्पेक्ट्रम को लेकर थोड़ा सा ध्यान से देखें
और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। देखो, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, इस ब्रह्मांड में जहां हम खड़े हैं, हम लोगों को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? अब आप ये मत बोलना कि यार अपने ऊर्जा तो घर वाले देते हैं, रोटी नहीं। अपन को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? सूर्य। नंबर 1, आप लोगों को इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, मान लो आप बाहर खड़े हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हो, तो आप किसकी प्रकाश की वजह से देख रहे हो? सूर्य की प्रकाश की वजह से। आपको अल्ट्रावायलेट किरणें कौन देता है? सूर्य का प्रकाश। तो ये किसी वस्तु को देखने में भी सहायक है, आप लोगों को ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है, और आप लोगों को हानिकारक किरणें भी दे रहा है, यानी लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। तो अगर हम इस पर बात करें तो ये एक किरण ऐसे कैसे हो सकती है जो ऊर्जा भी दे रही है, हानिकारक किरणें भी दे रही है और अन्य चीजें भी आप लोगों को उपलब्ध करवा रही है? तो देखिए, बात करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। और किसको तोड़ना? प्रकाश को। यानी प्रकाश की एक किरण को तोड़कर उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। जब वैज्ञानिकों ने इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम को तोड़ा, तो ये प्रकाश की एक किरण के 3 भाग आप लोगों को नजर आएगा। इसमें जो मध्य भाग होता है, उस प्रकाश को हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश कहते हैं? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट। कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो विजिबल लाइट, नाम से पता चल रहा है। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। यानी सूर्य की प्रकाश की किरण की वो किरण जो हम लोगों को देखने में सहायक होता है, उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। अब बात करते हैं इस दृश्य प्रकाश के बारे में। हम एक इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम के सारणी बढ़ा रहे हैं, जो सारणी बढ़ने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, दूसरा जो प्रकाश की बात करें, दृश्य प्रकाश। इस दृश्य प्रकाश के खोजकर्ता की बात करें तो इस दृश्य प्रकाश के जो खोजकर्ता माना जाता है, वो दृश्य प्रकाश के खोजकर्ता माना जाता है न्यूटन। कौन माना जाता है? न्यूटन। एक होता खोजकर्ता, एक होता आविष्कारकर्ता। खोजकर्ता का मतलब वो चीज दुनिया में पहले थी, इसको खोजा गया। और आविष्कारकर्ता का मतलब वो चीज दुनिया में थी नहीं, बल्कि हम लोगों ने उसको क्या किया है? नया बनाया है। ठीक है ना। दूसरी चीज देखिए, खोजकर्ता न्यूटन है। दूसरी बात करें, इस दृश्य प्रकाश में 7 किरणें होती है। कितनी किरणें होती है? 7 वेव होती है। और वो 7 वेव्स होती है VIBGYOR। यानी दृश्य प्रकाश में कुल कितने कलर होते हैं? 7। और 7 कलर को हम श्वेत रंग कहते हैं। दूसरी बात करें, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, वो तरंग दैर्घ्य होता है 400 nm से लेकर 700 nm के मध्य। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। यानी न्यूनतम कितना होता है? 400 और अधिकतम कितना होता है? 700। और ये प्रकाश हम लोगों को देखने में सहायक होता है। अब इस दृश्य प्रकाश के इधर वाला जो प्रकाश निकल रहा है, यानी इधर वाला जो प्रकाश निकल रहा है दृश्य प्रकाश के, इस इधर वाले प्रकाश को हम लोग कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश। कौन सा प्रकाश? पराबैंगनी प्रकाश। इस पराबैंगनी प्रकाश के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस फाउंडर की बात करें, खोजकर्ता की बात करें, तो इसके खोजकर्ता जो माना जाता है ना, वो पराबैंगनी प्रकाश के खोजकर्ता माना जाता है रीटर। कौन माना जाता है? रीटर। याद रखने का आसान तरीका, पराबैंगनी परी। परी तो जानते होंगे आप लोग, है ना। तो पे का मतलब पराबैंगनी, री का मतलब है रीटर। ठीक है ना। दूसरी बात करें, अगर इसका तरंग दैर्घ्य देखें तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना है? 400 से लेकर 700 nm। तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? 400 nm से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इधर निकल रही है। और याद करने का आसान तरीका, इधर लाइट किरण कौन सी है? वी का मतलब वोयलेट यानी बैंगनी। बैंगनी के परे निकलने वाला प्रकाश कौन सा हो जाएगा भाई? पराबैंगनी प्रकाश हो जाएगा। आगे देखिए, ये पराबैंगनी प्रकाश भी 3 किरणें होती है। मतलब अपने इतना डिटेल से चल रहे हैं, चाहे RS जैसे एग्जाम भी हो तो उसमें आसानी से हम प्रश्न हल कर सकते हैं। ये पराबैंगनी किरणें भी 3 प्रकार की होती है। अगर इसको भी मैं तोड़ता हूं तो ये भी 3 प्रकार की होती है। पराबैंगनी फर्स्ट यानी अल्ट्रावोलेट प्रथम, दूसरी जो किरणें होती है अल्ट्रावोलेट द्वितीय, तीसरी जो किरण होती है वो होती है अल्ट्रावोलेट थर्ड होती है। आप देखिए, पराबैंगनी जो प्रथम होती है, इसका तरंग दैर्घ्य देखो कितना, तरंग दैर्घ्य 400 nm से कम, तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है 100 से लेकर 220, इसका होता है 220 से लेकर 300 और इसका होता है 300 nm से लेकर 400 nm तक होता है।
अब देखो इन दोनों का तरंग दैर्घ्य, अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों का तरंग दैर्घ्य, मान लेते हैं ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इसमें ये जो तीनों किरणें अल्ट्रावायलेट एक साथ आ रही है, बीच के अंतर्गत ओजोन मंडल इसको क्या कर रही है, रोकने का काम कर रही है। ओजोन मंडल का सूत्र क्या होता है, O3। अब देखो ओजोन गैस इसको रोकने का काम कर रही है। ये ओजोन गैस अगर ये किरण यहाँ से आ रही है और इस ओजोन गैस को यहाँ से पहुँचने का काम कर रही है, अगर मान लेते हैं कि इस अल्ट्रावायलेट 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट फर्स्ट, अल्ट्रावायलेट सेकेंड और अल्ट्रावायलेट तृतीय, इन तीनों में किसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, अल्ट्रावायलेट थर्ड का। तो अल्ट्रावायलेट थर्ड इस ओजोन परत को भेद करके पृथ्वी की सतह पर आती है और पृथ्वी की सतह पर आकर आपको एक बहुत अच्छी चीज दे रही है, और वो बहुत अच्छी चीज है विटामिन डी। वास्तव में विटामिन डी हमें किससे मिलता है, पराबैंगनी किरणों से। हम लोगों ने तो पराबैंगनी किरणों के लिए एक ही चीज रख रखी है कि पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट है, नहीं त्वचा में कैंसर की संभावना है, लेकिन इसमें भी देखिए अल्ट्रावायलेट थर्ड जो है आपको विटामिन डी देने का काम करती है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट फर्स्ट और सेकंड की। अब इस ओजोन मंडल में अभी आप लोगों ने देखा होगा त्वचा में कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ओजोन परत की पहले मोटाई इतनी थी, अब ओजोन परत की मोटाई क्या हो गई है, कम हो गई है। जब ओजोन परत की मोटाई कम हुई तो क्या अल्ट्रावायलेट फर्स्ट और सेकंड को ओजोन मंडल यानी ओजोन गैस रोक पाएगी, क्या नहीं रोक पाएगी। तो ये भी कहां पहुंचेंगे, पृथ्वी की सतह पर, और पृथ्वी की सतह पर आकर आपको एक बहुत घातक चीज देगा, और वो घातक चीज है त्वचा में कैंसर। ज्यादातर त्वचा में कैंसर फैलने का मुख्य रीजन है ये होता है, ठीक है। अब अपने सामने एक किरण हमने और बनाई थी, और वो लास्ट कौन सी बची है, देखो ये थी एक के 3, एक दर्शीय प्रकाश, एक पराबैंगनी प्रकाश, और इधर वाली जो किरण है उसका हम बताते हैं अवरक्त प्रकाश या अवरक्त किरण, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड को शॉर्ट के अंतर्गत क्या लिखते हैं, IR। अब देखो अवरक्त किरण, बात करते हैं अवरक्त किरण में सबसे पहला फॉर्मेट खोजकर्ता। तो अवरक्त किरण के जो खोजकर्ता माना जाता है वो अवरक्त किरण खोजकर्ता माना जाता है हर्शेल। कौन माना जाता है, हर्शेल। अब देखो बात करते हैं इसका तरंग दैर्घ्य कितना है, तो इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ये होता है 400 से लेकर 700 इसका है, इसका 400 nm से कम है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना हो जाएगा, 700 nm से अधिक हो जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ज्यादातर आता है कि पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उस तापमान बढ़ने में कौन सी किरण सहायक है, पराबैंगनी है, दर्शीय प्रकाश है, अवरक्त प्रकाश है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अवरक्त प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। ये कई एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है कि अवरक्त प्रकाश कौन सा प्रभाव दर्शाती है, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, जबकि पराबैंगनी जो किरण है ये पराबैंगनी किरण आयनकारी प्रभाव दर्शाती है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने का काम कौन कर सकती है। तो ये था प्रकाश का स्पेक्ट्रम चैप्टर। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आज प्रकाश का केवल कुछ पाठ यानी प्रकाश की चाल और प्रकाश के स्पेक्ट्रम को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी। कल हम प्रकाश के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। ये 10 से लेकर 12 घंटे का चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर, हर एग्जाम के अंतर्गत इसका क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।